कि हम लोग ग्लोबली क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री एज ए होल? सर ग्लोबली देखिए, कनेक्टिविटी और आजकल कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत फास्ट हो गया। तो आपको अगर रीबिल्ड करने का दोबारा से मौका मिले तो किस तरीके से ग्लोब को खड़ा करना चाहेंगे? काफ़ी मुश्किल सवाल है। जयपुर एज ए सिटी, राजस्थान एज ए स्टेट, ओवरऑल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में क्या डेवलपमेंट है? जयपुर राजस्थान वैसे स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा NH8 को जी। ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है। तो इंटर ग्लोब की क्या स्ट्रेटजी है कि सोलर सेक्टर में पेनिट्रेट करने का? सोलर में हमारा चल रहा है सर, सोलर में कुछ हमारा अभी तो ट्रेडिंग का भी चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन को लॉजिस्टिक्स टफ लगता है और उसको आप कैसे इजी करेंगे? सर उसको ईजी करने के लिए तो वही नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा आपको लिए प्रॉमिस है, लॉजिस्टिक्स शक्ति के पॉडकास्ट चैनल में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अलाइंड इंडस्ट्री के लीडर्स को आपके साथ मिलवाना और बहुत सारी नॉलेज डिलीवरी करना। तो उसी सीरीज़ में हमारे लॉजिस्टिक्स शक्ति के आज पॉडकास्ट चैनल में हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही बड़ी, बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर जिनका हेडक्वार्टर है और राजस्थान की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की पहली लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन। NSE में लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड, जिनका ऑल ओवर इंडिया में लगभग 26 ब्रांचेस हैं, 1000+ फ्लीट का ऑपरेशंस है और लॉजिस्टिक्स के सारे फंक्शंस में वो ऑपरेट करते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी ब्रांड्स को वो सर्विस कर रहे हैं। मैं आप सबके बीच में दोबारा से उनका वेलकम करता हूं, श्री सुभाष अग्रवाल जी, मैनेजिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोब इंटरनेशनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित। हाउ आर यू सर? ऑल गुड अमित। टेल मी। कैसा रहा आपका जयपुर से दिल्ली का ट्रैवल? वंडरफुल। वी केम फ्रॉम द न्यू रोड, सो वंडरफुल। द रोड इज गुड। या न्यू रोड इज गुड। राइट। न्यू हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे इज गुड। तो हम लोग आज का सर डिस्कशन शुरू करते हैं लॉजिस्टिक शक्ति पॉडकास्ट का। श्योर। थोड़ा सा बताइए आपकी एक पर्सनल जर्नी के बारे में, कैसे आप लॉजिस्टिक के बिजनेस में आए, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में आए और अब तक का लगभग 30 साल 35 साल का आपका सफ़र है, कैसा रहा? See, this logistic business was started by my father, late Shri Chiranjit Lalji Agarwal. Somehow he started this business in year 1970, and he sown the seed. And I believe now there are almost around 2,000 families are catering the same transportation business in different verticals, different identities. As far as me is concerned, I joined this business in 1987-88 after completion of my engineering from MREC, Malviya Regional Engineering College, Jaipur. अच्छा, जयपुर से आपने इंजीनियरिंग करा और इंजीनियरिंग के बाद लॉजिस्टिक्स में आए। So I was did my engineering in civil branch. There were only 4 branches at that point of time. Only 200 was the number of intakes in our college. So I was one of the lucky person who did engineering at the age. I completed my engineering at the age of 21 years. I even didn't completed 21 years, but I completed my engineering. So after doing some इधर उधर के जॉब करने के बाद, गवर्नमेंट का जॉब भी कुछ महीने 2-4 महीने और प्राइवेट करने के बाद आई जॉइन दिस फैमिली बिजनेस। तो इंजीनियरिंग से ट्रांसपोर्टेशन, तो इंजीनियरिंग करने के टाइम में क्या थॉट प्रोसेस था और ट्रांसपोर्टेशन में आने का ये कोई कंपल्शन, फैमिली कंपल्शन था? फैमिली कंपल्शन तो कभी भी नहीं रहा। वी आर सो ब्लेस्ड पीपल कि हमें कभी कोई भगवान की दया से कोई कमी नहीं रही, कुछ खाने पीने की, पैसे टके की। द ओनली डेफिशिएंसी वाज देयर वाज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो वाज ऑलमोस्ट जीरो। किसी से क्या सुन लेते थे, कौन सी ब्रांच है, कौन सी कॉलेज है, क्या है, या कुछ न्यूज़पेपर में आता था, वही सब पढ़ने से पता चलता था। क्योंकि फैमिली में बिजनेस था तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं मिलती थी जी। सो समाउ पढ़ने की इच्छा थी तो इंजीनियरिंग पूरा किया, उसके बाद जॉब की 1-2, और उसके बाद लगा कि जॉब में जो मिल रहा है उससे 10 times बेटर आई कुड डू इन फैमिली बिजनेस। सो आई जॉइन दिस बिजनेस इन समवेयर इन 1987-88। 87 में आप अपने 88 फादर द्वारा स्टार्ट करे हुए बिजनेस में आपने जी शुरुआत करी। जी। तो बताइए सर, आगे क्या जर्नी रही, कैसे, क्या आपने सोचा और क्या फादर का विज़न था और आपने क्या उस विज़न में ऐड करा? फादर ने स्टार्ट किया था PTL से, पार्ट लोड बिजनेस से पार्ट शुरू लोड किया से। था। बेसिकली कपड़े के ट्रांसपोर्टेशन अहमदाबाद से
शुरू किया था उन्होंने ग्लोब के नाम से ही, और काफ़ी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ वेरी गुड बिजनेस, वेरी फ्लोरिश हुआ 75-77 में, मतलब काफ़ी गाड़ियाँ भी ली, काफ़ी एक्सपांशन भी हुआ, और काफ़ी फिर बाद में फैमिली डिवाइडेशन हुआ और हुआ सब वो ऐसे जैसे होता रहता है नेचुरली बिजनेस फैमिली और बट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एज फुल ट्रक लोड ओनली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पार्ट लोड वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा था कि एक एक दो पार्सल के लिए पार्टियों के पास जाएं करें। मेरे को वो नंबर गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि भाई फुल ट्रक लोड में एटलीस्ट वी कैन गेट गुड नंबर्स। जी, सो वॉल्यूम तेजी से मूव करता है, वॉल्यूम जिससे मूव करता है, जो नंबर्स बुक्स में दिखते हैं जी बेसिकली। तो उस तरीके से फिर मैंने 88 से 88 से शुरू किया और फिर धीरे धीरे इसको ग्रो किया। अनफॉर्चुनेटली माय फादर डाइड इन 1998, सो उसके बाद में फिर सबने अपना अपना इंडिविजुअल बिजनेस को कैरी ओवर किया। सो नाउ वी आर, आई मीन व्हाट वी आर एज ऑफ नाउ, यू कैन सी। तो जो आपने शुरुआत करी, क्या फंक्शन आप देख रहे थे, टीम का साइज क्या था, क्या आपकी प्लानिंग थी, और कहीं आपकी जो इंजीनियरिंग की जो बैकग्राउंड थी वो कितनी काम आई? इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की बात करें तो बेस्ट पार्ट ये था कि जिस भी फैक्ट्री में बात करते थे वहाँ का यूजुअली फैक्ट्री हेड इंजीनियर होता था, तो उसके साथ में कनेक्टिविटी कनेक्ट करना कनेक्ट करना बस मतलब ईजीएस्ट वे। उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, तो बट वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन जनरल जो होता था वो थोड़ा प्रॉपर एक मतलब अच्छा जेल हो जाती थी उनके, उनको भी लगता था कि हमारी कैटेगरी का बंदा है, हमें भी लगता था भाई चलो इंजीनियरिंग, और कई तो कॉमन कॉलेज फ्रेंड्स या डिफरेंट एनआईटीज से मिल जाते थे, तो दैट वाज ए गुड कनेक्ट बेसिकली, दैट वाज ए गुड स्टार्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। तो जब आपने फुल फ्लैश बिजनेस टेक ओवर करा ग्लोब इंटरनेशनल का सर, जी, वहाँ से अब तक हमने क्या क्या माइलस्टोन लिए हैं, और वो जो आपके फादर का विजन था और आपने उसको फुल ट्रक लोड में कन्वर्ट करा, तो क्या डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट करा? बेसिकली कोशिश की कि जितना एज फार एज पॉसिबल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उस समय तो इतना सब कुछ नहीं था, कंप्यूटर्स लगाए ऑफिसेज में, ब्रांचेज में लगाए, और उसके बाद में धीरे धीरे कैरी ओवर किया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि L1 गेम है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन इस इंडस्ट्री में एज ए होल, यू नो इट वेरी वेल, हो नहीं पाया, बट फिर भी एवरी डे वी आर ट्राइंग टू गेट बेटर एंड बेटर। तो L1 गेम कंटिन्यूसली ये कमोडिटाइज हो गया है और प्राइस ड्रिवन मार्केट हो गया है, यस राइट? तो उस प्राइस ड्रिवन मार्केट को फाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या इंडस्ट्री क्या कर सकती है, या जो और बाकी स्टार्टअप्स हैं, या कोई डिफरेंट तरीके से सोच पा रहे हैं हम? लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलप कर पाए हैं, क्योंकि L1 गेम वही वाली बात है कि कंपनीज को सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट सर्विस चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल हो नहीं पाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ड्यू टू बेसिकली तो ड्यू टू पुअर इंफ्रा, अच्छे ड्राइवर्स नहीं मिलते, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। बट अब लग रहा है कि क्योंकि अच्छी रोड्स भी आ रही हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ भी आ रही है, तो शायद कुछ नए अच्छे ड्राइवर्स आना शुरू हो। ड्राइवर्स के मामले में अभी तक मुझे नहीं लगता कि 30-35 साल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो पाया है, स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। सो इंडस्ट्री भी उस लेवल पे जो ग्रो करना चाहिए या जो माइलस्टोन अचीव करने चाहिए थे इन जनरल, वो नहीं हो पाए। वो फाइट और वो चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में हमने क्या चेंज देखा है लास्ट 30 साल से लेके अब तक? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से, कस्टमर का तो हमेशा, क्योंकि उनका उनका पैसा लगा रहता है प्रोडक्ट में, तो उनको तो ये रहता है कि एकदम आज का माल 2 दिन में पहुँचे, 3 दिन में पहुँचे, अर्लीस्ट पहुँचे। सो टेक्नोलॉजी ने कुछ सपोर्ट किया है, जीपीएस है, टीएमएस है, ये सब चीज़ें होने से, मैनेजमेंट सिस्टम होने से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। रोड्स पे भी जैसे ये अपना फास्ट ट्रैक से भी ट्रैक करना आसान हुआ है। सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, और लगता है कि आगे आने वाला टाइम चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी। बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मुझे 25 साल में, 30 साल में अभी तक तो नज़र नहीं आया फ्रेंकली। FTL को लेके, FTL को लेके और ओवरऑल रोड मूवमेंट को लेके। बट अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, जयपुर दिल्ली रोड भी देखें तो जो नई वाली रोड है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ड्राइवर्स के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो जो लुक्स लाइक ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू नाउ। अब लग रहा है आने वाला टाइम विल बी बेटर। ग्लोब इंटरनेशनल की जर्नी में क्या क्या माइलस्टोन आपके लास्ट डिकेड्स में हमने अचीव करे हैं? हमने 2010 में कुछ 125 व्हीकल्स बनाए और करीब 125 करोड़ का टर्नओवर हमने उस समय किया। उसके बाद से व्हीकल्स में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, फ्लीट मैनेजमेंट में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, बट बिजनेस इज ग्रोइंग। हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ट्रांसपोर्टेशन, सार्क कंट्रीज में आपने एक्सपेंशन किया, ऑलरेडी डूइंग। क्या हम सर्विस दे रहे हैं सर वहाँ पे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश? वी आर डूइंग मतलब फुल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश।
इंडिया से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ओडीसीज हैं। थोड़ा सा और गाइड करिए सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कहाँ से आप पिक करते हैं, किस तरीके के कस्टमर को सर्विस देते हैं? बेसिकली इंफ्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं। जी। तो ट्रांसमिशन लाइंस में है, केबल इंडस्ट्रीज़ में है, सोलर में है। तो इनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं। सोलर में हमने सियाचिन तक भी ट्रांसपोर्टेशन किया है। अच्छा, सोलर प्लांट्स को वहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विस। क्या उसका रूट फॉलो करते हैं? मान लो बांग्लादेश का एक फुल ट्रक लोड जाता है, तो किस तरीके से कौन सा रूट फॉलो होता है? रूट एक ही है, मोरोलेस बेनापोल वाला जो रूट है वहीं जी। से जाता है, और वहीं से तो वो सारा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर भी वेयर हाउस है, जहाँ से फिर हम लोग सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। तो यहाँ से हम कहाँ से पिक करते हैं शिपमेंट? और वेरियस पार्टीज़ हैं, जैसे वापी में है, बॉम्बे है। तो वापी फैक्ट्री से हमने पिक करा, पिक किया। और हमारा ट्रक का मूवमेंट क्या रूट रहता है ट्रक का बांग्लादेश जाने मूवमेंट के लिए? वही कलकत्ता होके रहता है, सॉरी। तो जो जयपुर होके जो कलकत्ता जाती है गाड़ियाँ, वापी से बाया जयपुर कलकत्ता। कलकत्ता जाती हैं। तो कलकत्ता से फिर कलकत्ता के पहले ही बेनापोल के लिए डाइवर्ट हो जाती है। बेनापोल इज़ द बेसिकली कस्टम चेक पॉइंट है, जी। जहाँ पे गाड़ियाँ आजकल तो एक नया सिस्टम हो गया है पास वाला। पहले तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बट अब वो 2-3-4 दिन में स्लॉट बुकिंग होती है, उससे फिर वो गाड़ियों की एंट्री होती है, बांग्लादेश के वेयर हाउस में अनलोड हो जाती है। तो बांग्लादेश में हमने अपना वेयर हाउस बनाया है, वेयर हाउस अपन वहाँ ने से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अनलोडिंग करके वहाँ से अनलोड करके फिर हम आगे अगर सेकेंडरी चाहिए अलग होता अलग है हाँ सिटीज़ तो में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट कर करते हैं। देते हैं, या फिर पार्टी अपना खुद अरेंजमेंट और कर। नेपाल का मूवमेंट किस तरीके से होता है सर? नेपाल मूवमेंट में भी दोनों ही तरीके से हैं। 90% तो जो अपना सनोली बॉर्डर है, जो 2-3 बॉर्डर है, वहाँ पे अनलोड होता है। उसमें फिर महीना 20 दिन लगता है। वापी के अलावा कोई और लोकेशन है जहाँ से हाँ, भी हम पिक वापी करते से हैं? भी राजस्थान से भी कर रहे हैं, राजस्थान से हाँ, करते हैं। एमपी से भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र से भी। राजस्थान से क्या कमोडिटी जाती है सर नेपाल के लिए? ट्रांसमिशन लाइंस की जाती है, कंडक्टर्स केबल्स जाता है, जी। भिवाड़ी से जाता है, जयपुर से जाता है। तो भिवाड़ी से अ, क्या रूट रहता है इसका? सर एक्चुअली क्या, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, जो भी पावर सेक्टर की चीज़ें हैं, उसमें सभी चीज़ें जाती हैं। केबल्स भी जाते हैं, केबल कंडक्टर भी जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए एंगल चैनल भी जाते हैं, और भी काफ़ी सपोर्ट सिस्टम रहता है। आपके इंसुलेटर्स जाते हैं, जी। पूरा एक ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करने के लिए। रूट मोटा मोटा वही है, रूट ट्रेडिशनल ही है सर। द ओनली थिंग इज़ कि जैसे नेपाल बॉर्डर पे वेयर हाउस है, इंडिया बॉर्डर में, इंडिया टेरिटरी में। नेपाल पे के भी तो बहुत सारे बॉर्डर है ना सर हाँ, इंडिया के? सनोली है, वीरगंज है, बीरगंज है। और एक और है, तीन बॉर्डर है बेसिकली। जी। तो वो लोकेशन वाइज बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या पोटेंशियल है इन कंट्रीज में ऑपरेशंस का, लॉजिस्टिक्स का? पोटेंशियल तो काफ़ी है सर, डेवलपमेंट तो काफ़ी होना है अभी भी। नेपाल में भी बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि अनदर एटलीस्ट 10-20 ईयर्स चलेगा। बांग्लादेश में भी वही है। भूटान तो खैर बहुत छोटा एरिया है, तो डेवलपमेंट का स्कोप तो बहुत है। थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट नाउ। थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में, जैसे अभी आपने बात करा कि ड्राइवर्स को लेके काफ़ी चैलेंज है, ड्राइवर्स का हुआ या वर्कफोर्स को लेके ओवरऑल काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस? ड्राइवर तो मैक्सिमम आपके आउटसोर्स होंगे, या जो आप आउटसोर्स एग्रीगेट ट्रक मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जी। कुछ मैन पावर आपकी अपनी होगी, तो एचआर को लेके या स्किल को क्या गैप आप ऑब्जर्व करते हैं और कैसे उसको ओवरकम करा जा सकता है? सर अगर अपन शुरू करें ड्राइवर से, तो ड्राइवर्स का बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट अभी तक हो नहीं पाया है। मतलब उनका कमिटमेंट लेवल बहुत पुअर रहता है। लगता है कि वो, अपन बात करते हैं भाई कल शाम को पहुंच जाएगा, वो परसों शाम को पहुंचता है। उसके पीछे वेरियस रीजंस थे। अभी भी देखें तो काफ़ी पुराने रोड्स पे ट्रैफिक जाम्स हैं, और है ड्यू टू पुअर इंफ्रा। सो दैट इज़, आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि कमिटमेंट पार्टियों के साथ हमारा रहता है, फुलफिल करता है ड्राइवर। तो जी। उसके जो चैलेंजेस है, उसको फिर अल्टीमेटली वो हीट हमारे तक अब पहुंचती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन चैलेंज एज ऑफ नाउ। एंड अगर अपन सुपरवाइजर्स की इनकी बात करें, उनकी थोड़ी कंसिस्टेंसी, ड्राइवर्स की क्या कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है। वो कभी 6 महीने है, 2 महीने नहीं है, 3 महीने है, तो कभी ड्राइवर्स को ट्रेंड करते हैं तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। सुपरवाइजर्स के मामले में थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको ट्रेन करते रहते हैं, वही फिर फर्दर ड्राइवर्स को भी ट्रेन करते हैं। तो इससे ऑन गोइंग प्रोसेस। माइलस्टोन की बात करें तो आई डोंट थिंक, मतलब एनीबडी कुड हैव रीच्ड एनी ऑफ द माइलस्टोन। सो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस Yes, है, yes. बहुत सारे माइलस्टोन करना बाकी है अभी। करना बाकी है, अभी माइलस्टोन तक पहुंचना ही बाकी है। अभी तो स्टोन्स, पेबल्स आ रहे हैं बीच में, अभी तो स्टोन्स तो पता नहीं कब क्या। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, बट थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। तो आप जयपुर से हैं सर जी। और जयपुर भी एक स्टार्टअप्स कल्चर में एक काफ़ी
गिनती में रहता है, टॉप सिटीज़ में काउंट होते हैं और काफ़ी इकोसिस्टम बिल्डअप हुआ है। तो थोड़ा सा गाइड करिए हम लोग को कि जयपुर में किस तरीके के डेवलपमेट हो रहे हैं। जयपुर में भी काफ़ी ओवरऑल स्टार्टअप की भी बात कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो स्टार्टअप ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। स्टार्टअप में टोटल नंबर गेम है, जी नंबर्स इन्वेस्टर्स को दिखाए जाते हैं और फिर उनसे वैल्यूएशन करा के पैसा लिया जाता है। आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस किसी को मिली है एक्सेप्ट द बर्निंग ऑफ द हार्ड कैश। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं का भी, बट एक दो कंपनियों के अलावा लोगों ने कैश अभी तक बर्न नहीं किया है। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट उसमें ये है कि वो भी L1 गेम में ही आ जाते हैं और पैसा बर्न करते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू एडिशन अभी तक इंडस्ट्री में नहीं कर पाए। लगता है आने वाले टाइम पे शायद कुछ अच्छा होगा। जयपुर एज ए सिटी, राजस्थान एज ए स्टेट, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में क्या डेवलपमेंट है? जयपुर राजस्थान वैसे स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा NH8 को जी ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है। पूरा अगर अपन रोड वाइज देखें तो NCR या नॉर्थ से देखें और गुजरात जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तो गोज थ्रू जयपुर ओनली। जी तो जयपुर वैसे तो प्रोमिनेंट लोकेशन है एज फार एज लॉजिस्टिक इज कंसर्न। सो एंड कंफर्टेबल है। जयपुर इज़ ए गुड सिटी, अदरवाइज ऑल्सो इज़ अ टूरिस्ट सिटी। टूरिस्ट सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। एंड कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से जयपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू ऑल अक्रॉस द, रादर आई विल से ऑल अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। 65-70 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट होती हैं जयपुर से, सो वी कैन रीच एनीवेयर इवन इन कंट्री एंड अब्रॉड ऑल्सो। लॉजिस्टिक्स में जैसे गति शक्ति का जो इनिशिएटिव है या मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, GST इम्प्लीमेंटेशन से भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नया लॉजिस्टिक्स का पॉलिसी भी गवर्नमेंट लॉन्च करा है और बहुत सारे डेवलपमेंट अवेटेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं उसका हमारी इंडस्ट्री के ऊपर या हमारी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एज ए होल क्या आप इम्पैक्ट देखते हो और क्या चीज़ें और होना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है? नहीं, गति शक्ति की बात करें तो काफ़ी कुछ हो रहा है। DMRC देखें अपन, और रोड इंफ्रा देखें अपन, रेलवे पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अल्टीमेटली ये भी एक लॉजिस्टिक को गियर अप करेगा, स्पीड अप करेगा। सो थिंग्स आर मूविंग इन ए गुड डायरेक्शन। DMRC है और रेलवे के साथ में जैसे ट्रकिंग का भी रेलवे के साथ में कोलैबोरेशन होता है, ट्रक के ट्रक भी रेलवे के साथ में जा सकते हैं, वैगन्स में लोडेड ट्रक्स भी। तो वो सब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आई थिंक मतलब आने वाला टाइम विल बी द गोल्डन पीरियड फॉर दिस कंट्री। इंटर ग्लोब का जो हमारा जैसे आपने लिस्टेड कराया है, राजस्थान की पहली कंपनी है, लिस्ट हुई, बहुत ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन है और बहुत सारे माइलस्टोन बोल रहे हो आप अवेटेड हैं। तो किस तरीके का हमारे फ्यूचर प्लान है, क्या किस डायरेक्शन में हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? सर ऑलरेडी वी आर डूइंग वेयर हाउसिंग, जो कि एक इसका सब्सिडरीज है लॉजिस्टिक की, उसमें भी ऑलरेडी कर रहे हैं। उसमें भी कुछ वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह डेवलप कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पे या अभी जो चल रहा है सोलर में काफ़ी कुछ चल रहा है, उसमें भी कुछ हमारा रिसर्च चल रहा है कि सोलर में व्हाट द बेस्ट वी कैन डू, क्योंकि राजस्थान में सोलर का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और हो भी रहा है ऑलरेडी। राजस्थान, गुजरात में अगर अपन भुज के साइड में देखें, खावड़ा वगैरह, उधर काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और काफ़ी कुछ स्कोप भी है। उसमें अभी रिसर्च चल रही है हमारी। तो लॉजिस्टिक्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो रही है सोलर सेक्टर में? सर सारा सभी कुछ जो भी मटेरियल जाना है लॉजिस्टिक से जाना है, ट्रांसपोर्ट से जाना है, और बाद में भी उसको मेंटेनेंस भी काफ़ी कुछ रहेगा, काफ़ी कुछ रिपेयरिंग वगैरह भी रहेगा। तो अल्टीमेट तो बेसिकली सोलर रिमोट एरिया में लग रहे हैं, क्योंकि ओपन लैंड वहीं पर है ज़्यादा। हाँ अदर देन दिस रूफ टॉप को अगर अपन छोड़ें, अगर अपन मेजरली एज ए इंडस्ट्री बात करें तो मतलब जो आउटस्कर्ट्स में ही लग रहे हैं, जो बैरन लैंड में लग रहे हैं। तो उसके लिए राजस्थान में, क्योंकि काफ़ी रेगिस्तान एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, बीकानेर साइड में, तो वहाँ पे अभी ये सोलर एक्टिविटीज़ काफ़ी चल रही है। तो नेचुरली लॉजिस्टिक का तो स्कोप आता ही है, उसके बिना तो कोई चीज़ मूव करती नहीं है। तो इंटर ग्लोब की क्या स्ट्रेटजी है कि सोलर सेक्टर में पेनिट्रेट करने का? सोलर में हमारा चल रहा है सर, सोलर में कुछ हमारा अभी तो ट्रेडिंग का भी चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी चल रहा है। अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, रिसर्च में है अभी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के बियॉन्ड एक्सपांशन है, हाँ, या बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन है? यस यस। तो सर हमारा ग्लोब इंटरनेशनल का जो आपने बताया कि बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हुआ है सोलर में और रिन्यूएबल एनर्जी में, और राजस्थान एक अपने आप में एप्ट स्टेट है जहाँ बहुत सारा बैरन लैंड है या
बहुत सारा डेवलपमेंट इस तरीके का चल रहा है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के चलते ग्लोब इंटरनेशनल का अपना एक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना, और दूसरा आपने बोला डाइवर्सिफाई करके आप उस बिजनेस में ही आप एक्सपांड कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा भी जो फ्यूचर प्लान है लॉजिस्टिक का तो है ही, वो तो हमारा चल ही रहा है। उसके जी। अलावा भी सोलर बिजनेस में भी हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, उसमें भी हम एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, लेट्स से 2-3 मंथ्स, देन विल बी एबल टू, आई मीन, अपडेट दैट, ये थोड़ा सीक्रेट है अभी, हाँ अभी थोड़ा सीक्रेट, रिसर्च चल रहा है। हाँ अभी रिसर्च चल रहा है। राइट। तो टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, टेक्नोलॉजिकली हम लोग क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ग्लोब में, और ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चला रहे हैं, क्या हमारा प्लान है? सर टेक्नोलॉजी से कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट करते रहें, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ट्रैकिंग सिस्टम जैसे अपडेट हो रहा है, और बाकी भी सब चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी आउट ऑफ अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अपडेट आवर पीपल, अपडेट आवर स्टाफ, update our team about the technology also, so that we can get the best result out of this. तो टेक्नोलॉजी में आपका क्या बिलीफ है? इट हैज़ टू बी इन सोर्स, अपना इन हाउस बिल्ड करना, या आउटसोर्स करके हम लोग काम कर सकते हैं? आउटसोर्स करना इज़ बेटर आई बिलीव, बिकॉज अगर हम टेक्नोलॉजी में खुद बिल्ड करने लगते हैं तो फिर हम अपने कोर सेक्टर से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में नॉट बी अवर ओन कोर। या दैट इज़ नॉट आवर कोर सब्जेक्ट बेसिकली, सो कोर इज़ लॉजिस्टिक ओनली। सो आउटसोर्स करना आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड आउटसोर्स में आप रेगुलरली अपडेट भी रहते हैं, और कुछ भी नया कुछ आता है तो आप यू कैन स्विच ओवर टू दैट न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अगर आप खुद इन्वॉल्व हो गए बनाने में तो फिर वो। तो नेक्स्ट जनरेशन को लेके क्या है, अब जिस तरीके से आपका 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और अभी आपका नेक्स्ट जनरेशन भी होगा, या ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में अभी चल रहा है अभी, आई मीन नेक्स्ट जनरेशन का थोड़ा सा इंस्पिरेशन ज़्यादा रहता है, उनको लगता है कि सब चीज़ उन्होंने सब हरा ही हरा देखा है, तो थोड़ा सा लॉजिस्टिक टफ है, तो आने में टाइम लगेगा। लेट्स सी कितना इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन को लॉजिस्टिक्स टफ लगता है, और उसको आप कैसे इजी करेंगे? सर उसको इजी करने के लिए तो वही टेक्नोलॉजी एंड जो सिस्टम है वही इजी करेगा। इंफ्रा जो इम्प्रूव हो रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, पॉजिटिव पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो गति शक्ति की आप बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि थिंग्स आर मूविंग नाउ, थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ बेसिकली। तो नेचुरली सभी को ल्योर करेगा आने वाला टाइम, नेक्स्ट जनरेशन को भी करेगा, स्टाफ को भी करेगा, टीम को भी करेगा। तो आप काफ़ी, जैसे मेरे नॉलेज में आया है कि आप नया लीडर्स अपॉइंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और एक प्रोफेशनल अप्रोच देना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग को गाइड करेंगे किस तरीके से? मेजरली इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस सर, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, और चलता रहता है। मतलब उसमें तो एवरी डे वी आर फेसिंग चैलेंजेस, so every day we are finding the solutions also. So that is part of journey rather I'll say. ऐसा कोई स्पेशल कोई इवेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई बिलीव दिस द पार्ट ऑफ जर्नी। सर 30 साल में जो आपने बिल्ड करा, बहुत सारी चीज़ें आपने मिस्टेक्स भी करी होंगी, या बहुत सारी चीज़ें आपने एस्पायर करी होंगी, शायद उनको अचीव नहीं कर पाए। तो आपको अगर रीबिल्ड करने का दोबारा से मौका मिले, तो किस तरीके से ग्लोब को खड़ा करना चाहेंगे? क्या क्या करेक्शन करेंगे आप? काफ़ी मुश्किल सवाल है, काफ़ी सवाल नहीं है, अभी ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। आई कैन हेल्प यू। रीबिल्ड करने की बात करें तो एस्पिरेशन की तो देखिए कोई कमी नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, और कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आप एक सेकंड में सोचने में अमेरिका पहुंच जाते हो, एक सेकंड में आप लंदन पहुंच जाते हो, एक सेकंड में वापस घर आ जाते हो। तो एस्पिरेशन इज हैज़ नो लिमिट बेसिकली। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, लॉट मनी थिंग्स कुड बी डन बट नहीं हुआ, ये सब चलता रहता है सर। देखिए बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं, जिनको शायद टाइमली मतलब टेक केयर करते हैं तो शायद वी कुड हैव बीन डन बेटर। वो क्या चीज़ हो सकती है एक जिसको अगर हम पिन डाउन करें, टीम को लेके हो सकता है, टेक्नोलॉजी के लेके हो सकता है, या हमने कहीं डाइवर्सिफाई और बेटर करना चाहेंगे फर्दर? अब जैसे मैं बात करूँ कुछ, आई एम बेस्ड एट जयपुर ओनली, सो थोड़ा बहुत लिमिटेशन वो भी आती है, क्योंकि बहुत अच्छी मैन पावर नहीं मिल पाती है, बहुत अच्छे लोग आ नहीं पाते हैं। इफ आई कुड बी इन बॉम्बे और एट ए बेटर प्लेस, सो आई कुड दोबारा करेंगे तो हेड ऑफिस बॉम्बे या दिल्ली बनाएं। हाँ, होता तो शायद हेड ऑफिस बॉम्बे रखते हैं। बॉम्बे थोड़ा कल्चर बेटर है, दिल्ली से भी बेटर है, दिल्ली से वर्क कल्चर इज डेफिनेटली बेटर देन दिल्ली एनसीआर। सो वो कर सकते थे, एंड अब तो खैर
हेडक्वार्टर चेंज करने का कभी सोचते भी हैं तो बहुत मुश्किल है. हाँ. So that could be one of the option which we could explore earlier. And fleet में भी कुछ, फ्लीट में अब जैसे एलएनजी वगैरह आ रही है, अब कुछ करने के लिए है. पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, बट आने वाले टाइम पे फ्लीट में कर सकते हैं. तो एलएनजी के बारे में आप बात कर रहे थे. एलएनजी को लेके क्या हमारा थिंकिंग है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है? सर वो भी अभी रिसर्च स्टेज पे ही है. काफ़ी लोगों ने हालांकि एलएनजी ट्रक्स बनाए हैं, चल भी रहे हैं. हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. 2-3-4 महीने में उसमें भी कॉल लेंगे. वर्किंग करेंगे. वर्किंग कर रहे हैं. तो वर्किंग इस पे हमने कोई उसका कॉस्ट इकोनॉमी बिल्डअप करने की सोचा हाँ, है? वो चल रहा है सर. अभी वो एलएनजी पे चल रहा है थोड़ा सा. चैलेंजेस भी एक्सप्लोर मतलब देख रहे हैं हम लोग, और फिर उनको कैसे मीट आउट करेंगे, वो सब इट्स ऑल ऑनगोइंग है. ऑनगोइंग है. तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा और आपको पीटीएल में, आपने जैसे बोला शुरुआत में कि पीटीएल में आपको एक एक शिपमेंट के लिए कस्टमर के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसके लिए आपने एफटीएल चुना कि फुल ट्रक लोड होगा तो जहाँ पे वॉल्यूम फास्ट बिल्ड होगा और बैलेंस शीट में बड़े नंबर्स में ड्राइव कर सकता हूँ. तो वो स्ट्रेटजी आज भी आप सही मानते हैं या अभी दोबारा मौका मिले तो करेक्शन करेंगे? सर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल नेचर के ऊपर जी. हालांकि पीटीएल इज द मेन बिजनेस. अगर देखें तो पीटीएल में ये सब पैसा नहीं फंसता है, बैड डेट्स नहीं होते हैं, कई चीज़ें हैं. माल आपके पास रहता है, कस्टमर पैसा दे के माल लेके जाता है. आपके पास करने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी रहती हैं. आप अच्छे वेयर हाउस बना सकते हो, गोडाउंस बना सकते हो. सो दैट इज़, आई बिलीव दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. बट वही है कि वो रसीद कटेगी 500 रुपये की, 300 रुपये की. हमारा बिल बनता है 50,000 का, 1 लाख रुपए का. तो वो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है. तो एफटीएल इज स्टिल आपकी स्ट्रेटजी, आपको ठीक लगी? हाँ, as far as me is concerned, my nature is concerned, I believe it's a good option. I opted the good option. इंडियन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का जो सिनारियो है, इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एज ए होल या ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग जितना भी है, उसका क्या ग्लोबल एस्पिरेशंस हो सकता है आप जैसे और जो एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके अपने एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग ग्लोबली क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री एज ए होल? सर ग्लोबली देखिए, कनेक्टिविटी और आजकल कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत फास्ट हो गया, और वो तो ग्लोबल लेवल पे ही है. अगर अपन मोबाइल या बाकी सब चीज़ों की बात करें तो कनेक्टिविटी इज़ गुड. द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग, आई मीन टू कंपेयर विद इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज़ पुअर इंफ्रा. तो पुअर इंफ्रा की वजह से जो अभी भी चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, विच इज़ आई बिलीव वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू यूरोप एंड यूएस, अगर देखें तो अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं, मतलब जो इम्प्रूव होने चाहिए. बेसिकली मेरा तो यही मानना कि इंफ्रा शुड बी इम्प्रूव. अभी अगर अपन यूएस के लेवल पे देखें या यूरोप के लेवल पे देखें तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है. अभी भी वहाँ 600 माइल एक दिन में ट्रक ट्रैवल करता है, ड्राइवर ट्रैवल करता है विद ऑल कंफर्ट्स. यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 माइल एवरेज पर डे इज लेट्स से 200 किलोमीटर्स, जबकि वहाँ 1000 किलोमीटर तक भी पर डे में चला लेता है. तो ग्लोबल स्टैंडर्ड वर्सेस इंडियन स्टैंडर्ड में पर डे ट्रैवल ऑफ अ ड्राइवर इज 5 टाइम का फर्क है. 4 to 5 टाइम्स का फर्क है. तो उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी, इंडियन कॉस्ट इज मच हायर. हालांकि वहाँ पे ड्राइवर को एवरेज 5 लाख रुपया महीने का मिलता है. अपने यहाँ पे 50,000 रुपये मिलता है जी. बट उसके बावजूद भी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है और अपने इंडिया में ज़्यादा है. बिकॉज दिस मतलब जो फिर आरटीओ है, पुलिस है, जो कि ऑनेस्टली तंग करती है, मनी मेकिंग मशीन्स बना रखी है. आरटीओ वगैरह को आप देखो तो लूटते हैं, इवन इल बिहेव भी करते हैं. उससे ज़्यादा इल बिहेव ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम. इसके चलते क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन ड्राइवर या यंग जनरेशन ड्राइवर बनना नहीं चाहते. बड़ी इनकम है, अच्छा सैलरी है, हाई डिमांड है, बट एज ए करियर नहीं चूज करते. उसमें सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ इल ट्रीटमेंट. उसको रोड पे भी बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता है. जो बाकी पैसेंजर्स चल रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ चल रहे हैं, या प्राइवेट पैसेंजर्स, प्राइवेट गाड़ी हैं, वो भी अलग तरीके से उनको देखते हैं, बिहेव करते हैं. और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में भी एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ड्राइवर्स के लिए हमेशा रहता है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है सर. अभी भी आप देखें तो ढाबे के ऊपर वो डब्बे से पानी पीते हैं, नहाने धोने का भी कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, खाने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता. मुझे नहीं लग रहा कि 20, 25, 30 साल से कोई उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है अभी तक.
वो चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चेंज नहीं आएगा तो मतलब बाय विल कोई भी ड्राइविंग को ऑप्ट नहीं करता है। वो मजबूरी में ही ड्राइवर बनता है, मजबूरी उसको में और कोई चलाता काम है। नहीं मिल पाता तो वो ड्राइवरी करता है। हम्म। एंड अगेन अनदर थिंग इज़ कि वही एलेवन गेम होने की वजह से, क्योंकि सब सारा बहुत कम पैसे में पार्टियां काम कराना चाहती है, उसी कम पैसे में जो फ्लीट ओनर है उसको गाड़ी चलानी है, तो उसी कम पैसे से वो ड्राइवर को भी कम पैसे देता है। तो ड्राइवर भी आज कहीं अच्छी जगह खाना नहीं खा पाता है, वो भी ढाबे में 50 60 70 रुपए में खाना खाता है, वो भी 200 रुपए का खाना 300 रुपए का अफोर्ड अफोर्ड नहीं नहीं कर कर पाता। पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं जो कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ठीक होनी चाहिए। हाँ, ठीक हो भी रही है, काफी हो भी सारे रही है, चेंजेस भी आ भी रहे स्लोली हैं हो रही है, पैरेलल। बहुत स्लोली हो सारी, रही है, बट अभी बहुत हाँ, कुछ करना बाकी है सर। बहुत सारी लार्ज इंडस्ट्री के यस लार्ज यस, ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल प्रोग्राम बनाए हैं और पर बहुत एक फ़र्क है सर, अटेंशन बहुत आया है। बहुत फ़र्क है। यूएस में आप देखिए, यूरोप में, यूएस में देखिए, अभी मैंने 1 डेढ़ महीना ट्रैवल किया वहाँ पे, तो इतना मतलब स्मूथ ट्रैवलिंग है, इतना स्मूथ ड्राइविंग है। और ड्राइवर्स के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी चलाते हैं, साथ में जाते हैं, उनके लिए अंदर ही छोटी फ्रीज लगी हुई है, सब कुछ खाने पीने का इंतजाम है। इवन जिस होटल में बाकी लोग रुकते हैं उसी होटल में ड्राइवर रुकता है। बिल्कुल। मतलब वही एक रूम, जैसे अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग जहाँ रुके वही, क्या मेरे ख्याल से इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जिस होटल में रुकते हो उसी होटल में आपका ड्राइवर रुक रहा है। राइट। तो जब तक वो चेंज नहीं आएगा, इवन शादी ब्याह में भी आप देखिए, अपने ड्राइवर बेचारे डोरमेट्री ढूंढते रहते हैं। डोरमेट्री ढूंढते हम लोग हैं। 20 20 25 25 हज़ार के रूम्स में रहते हैं, 5 स्टार होटल्स में देखिए कि जहाँ ड्राइवर्स का 50 ड्राइवर का इंतजाम नहीं है। राइट। 5 करोड़ रुपए शादी का बिल बनेगा, 2 करोड़ रुपए बनेगा, लेकिन 50 ड्राइवरों का रहने का इंतजाम नहीं है, वो बेचारे आसपास में। तो वो जब तक कल्चर और मेंटलिटी और थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा चेंज। तो जो आपने सर एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर यस, विद द ड्राइवर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हमारी ट्रांसपोर्ट की इफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है, और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स एक बड़ा कारण है उसका। जो आपने एग्जांपल दिया कि वो ड्राइवर बेचारे डॉर्मेट्री ढूंढते हैं, 5 करोड़ की शादी में हम खर्चा करते हैं लेकिन 50 ड्राइवर के लिए कोई डॉर्मेट्री कोई का अरेंजमेंट बंदोबस्त नहीं नहीं करते। करते। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, कि उनके लिए खाने की व्यवस्था अलग करी जाती है। वो शायद सेम जगह में आके सर खाना वो नहीं खा अलग की सकते। जाती है, वो तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो अलग व्यवस्था भी नहीं होती है। हाँ। व्यवस्था कर लें वो तो फिर भी ठीक है कुछ हद तक, और फिर सर देखिए खाना तो उनको मिल जाएगा, लेकिन रहने सोने के लिए जो उनको अरेंजमेंट चाहिए, जो कि हमको लेके जाते हैं, जिनको जी। रात को 8 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए, हमारी लाइफ की जो सिक्योरिटी हमारी उनके ऊपर लाइफ की डिपेंड। सिक्योरिटी उनके हाथ में है, हाँ। वो उनको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। वही वही थ्योरी रोड के ऊपर होती है कि अगर ड्राइवर को 8 घंटे कहीं सोना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है। वो ढाबे के ऊपर खाट के ऊपर सोता है, मच्छर खाते हैं और खाते हैं, कोई प्रॉपर उसको। तो प्रॉब्ली ये चेंज शायद हमें खुद से अपने अंदर लाने की जरूरत है, कहीं से हम शुरुआत करें, और बहुत सारी शुरुआत हुई भी है। और हमारे अपने बिहेवियर में हम चेंज लाएं और उन ड्राइवर्स लोग को एटलीस्ट वो ट्रीटमेंट दें, एज ए ह्यूमन लेवल पे एक बराबर का दर्जा दें। बराबर का नहीं भी दे तो एक स्टेप डाउन दें, ये नहीं कि उसको एकदम ही 10 स्टेप डाउन आप बैठा दें। कम से करेक्ट। कम वो एक चेंज आना, धीरे-धीरे स्टेप अप करें, वो भी एक तरीका है कि भई धीरे-धीरे उनके लेवल को इम्प्रूव करें, स्टेप अप करें ताकि इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सके, इंडस्ट्री में। अल्टीमेटली सर देखिए ट्रक तो ड्राइवर ही चलाएँगे। यस। ड्राइवरलेस ट्रक्स तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल में भी कभी इस लुकिंग टू दिस इंफ्रा इंडिया में तो कभी आ पाएँगे। जी। तो द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ड्राइवर्स बाय गिविंग देम द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे थे सर, बीच में हम लोग फर्दर एक एड ऑन करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या देखा है और किस तरीके से चेंज आया है ओवरऑल ऑपरेशन इफिशिएंसी में या ओवरऑल पीपल इफिशिएंसी में? सर अगर देखें तो पहले जैसे, क्योंकि सारे काम पेपर पे ही होते थे, बिल्टी, चालान, बिल और बाकी ट्रिप शीट वगैरह, ये धीरे-धीरे कंप्यूटराइज़्ड हो रही है। जी। पेपरलेस टेक्नोलॉजी आ रही है, व्हिच इज़ आई बिलीव गुड ट्रांसफॉर्मेशन एज़ फार एज़ ओल्ड टाइम एंड न्यू टाइम इज़ कंसर्न्ड। एंड ड्राइवर्स के ऊपर भी, ट्रकिंग हैबिट्स के ऊपर भी जो सॉफ्टवेयर आ गए, जो टेक्नोलॉजी आ गई कि मतलब वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, कब कितने घंटे रुक रहा है, थोड़ा-सा मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई सेंसर है। बेस्ड। सेंस ऑफ आई मीन ड्राइविंग, एंड जो चीज़ें धीरे-धीरे अच्छी डेवलप हो रही हैं। आई बिलीव दैट विल आल्सो बी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन कमिंग टाइम। राइट। तो ग्लोब में हम लोग कुछ इनिशिएटिव इस तरीके का ले रहे हैं ग्लोब में ले रहे हैं सर, इसीलिए मैं सब ये बात कर रहा हूँ कि वी आर जस्ट ऑन द डूइंग प्रोसेस व्हाटएवर एंड वी डिलीवरी। कैन वी कैन डू, व्हाटएवर वी कैन डू आवर बेस्ट, व्हिच वी आर डूइंग। वेरी नाइस।
सर हमारा लॉजिस्टिक शक्ति को लेके जिस तरीके का कि हमने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करा है अबाउट दी ओवरऑल इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है पूरे इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के सारे सेगमेंट को इंटीग्रेट करना मल्टी मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी पैटर्न पे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज ए होल किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकती है और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपका क्या फीडबैक सजेशंस है, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? आई बिलीव लॉजिस्टिक शक्ति जो आपने मुहिम चला रखी है, जो आपने एजेंडा ले रखा है, आई थिंक दैट इज द वंडरफुल एजेंडा, जो कि होना ही चाहिए। मतलब उसके बिना मुझे नहीं लगता कि जब तक कि आप आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में चीज़ों को इम्प्रूव नहीं नहीं करेंगे, कर कनेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सब नहीं होगा तो शायद कुछ बेटरमेंट आएगा। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया था। तो आई बिलीव दिस द फ्यूचर इज़ गुड। अगर इस तरीके से चलते रहेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी और जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं for the betterment of the industry, for doing whatever you can do as far as transformation is concerned. So things are good, and I genuinely congratulate and genuinely appreciate your efforts. थैंक यू Basically, सर, थैंक whatever यू you are वेरी doing. मच ऑल द वे यू हैव ट्रेवल्ड डाउन फ्रॉम जयपुर and you have given your time. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks for And calling me once, here. yeah, thank And you it's an for all. opportunity. Yes, thank you, sir. Thank you very much. And the for a logistics Shakti perspective, if you are a logistics leader, if you are aspiring to become a logistics leader, or if you are aspiring to build your career into a logistics, if you are aspiring to build your business into a logistics, you are aspiring to give service to a logistics industry, you should come into the logistics Shakti platform, subscribe this particular channel. The whole plethora of a knowledge you are going to get it, and certainly you are going to be enriched through a knowledge and the network. Thank you. Thank you, sir. Thank you.